Preview. अदावर है महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मौजूदा दौर की पत्रकारिता यानी सहाफत जर्नलिज्म जिस तरह जारी है और जो इंफॉर्मेशन पत्रकार को या पत्रकार के जो हाउस होता है, पत्रकार का जो घर होता है, पेपर हाउस होता है या फिर मीडिया हाउस होता है, वहां से आम आदमी के लिए निकलने वाली पत्रकारिता में वो कमी देखने को मिल रही है जो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए था। और उस कमी को कुछ लोग बज़ाहिर पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाकर मौजूदा हुकूमत उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इस दौर में हमारे शहर में कुछ पत्रकार, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल लगातार 30 साल तक पत्रकारिता की है और उनकी पत्रकारिता एक भरोसेमंद और एक आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ देने का उनका जो जज्बा है उसको लेकर के लोग उन्हें जानते हैं। मेरी मुराद है, मेरे जो मेहमान हैं आज, उनका नाम है श्रीकांत शर्राफ साहब, जिसे आप बाखूबी जानते हैं। इन्होंने अपने पत्रकारिता को सामना पेपर से शुरू किया था और आज एविया मराठी में पॉलिटिकल का जो पेज होता है उसको देखते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम तितर बितर है। सहाफत के दौर में उनके एक्सपीरियंसेस और उनके अंदर का जो कलाकार था, ये किताब उसका जीता जागता नमूना है। शरफ, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, थैंक यू सर, सवाल यही है कि पत्रकारिता जो जिस तरह आपने शुरू की थी, जहां से आपने शुरू की थी और यहाँ तक का सफर लगभग 30-35 साल का सफर है, तो किस तरह का बदलाव आप देखते आए हैं और आज की पत्रकारिता में आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा पीछे जाके बोलना चाहता हूँ। जी सर। मैं एक्चुअली में ड्रामा का स्टूडेंट हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में ड्रामा का स्टूडेंट हुआ करता था, तो जाहिर है कि मुझे ड्रामा में कुछ करने की, फिल्म में कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन हालात ऐसे बदल गए, घर में प्रॉब्लम थी, तो मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था, आपको जैसा पता होगा, संजय राउत साहब जो है अभी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या आप हमारे लिए ड्रामा के बारे में कुछ लिखेंगे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अब ड्रामा के बारे में लिखना है तो ये तो बढ़िया बात हो गई, इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा होगा कि नहीं, ड्रामा के साथ आप ये भी न्यूज कवर करो, वो न्यूज करो, ऐसे करते करते मैं कब उसमें ढल गया मुझे पता भी नहीं चला। अब आपका जो मेन सवाल है कि जो आगे चलते हुए क्या हुआ है, अभी क्या परिस्थिति में अनुभव करता हूं, तो जैसे सबको पता है कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो अभी शुरू हुई है, सोशल मीडिया जो शुरू है, उसका बहुत सारा असर हो रहा है। मतलब वो जो जमाना था, आप भी उसके साक्षीदार है कि बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ती थी, समाज के सारे लोगों से बात करना पड़ती थी, सबके विचार लेना पड़ते थे, तब कहीं जाके न्यूज बनती थी। अब ऐसा नहीं, अब वो व्हाट्सएप पे आ गया, न्यूज बन गई, सच्ची है, झूठी है, अंदर कुछ है, लिखा है, नहीं लिखा है, बिंदास चल रहा है। ये ऊपर ऊपर का मामला चल रहा है। इसकी वजह से ये जो जर्नलिज्म के ऊपर का जो भरोसा था लोगों का, वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। ये मुझे ज्यादातर बात ये लगती है। प्रिंट मीडिया की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहले बात करूंगा। प्रिंट मीडिया पे भरोसा है? प्रिंट मीडिया पे ठीक ठाक भरोसा है। अभी भी लोग बोलते हैं अरे छप के आ गए, जब पेपर में कोई न्यूज छप के आती है तो लोग ऑफिस में आते बोलते ये कैसा आपने, ये कैसे छाप दिया, ये भरोसा रखते हैं उस पर। श्रीकांत साहब, आपको जिस तरह राउत साहब ने बताया था कि ड्रामा पर कुछ लिखना है इसलिए आप ज्वाइन करो, तो धीरे धीरे आपको सियासी ड्रामा भी लिखना था, आपको समझ में नहीं आया हो, और वो आपको जब समझ में आया जब आपने ये किताब लिखी, उसका नतीजा ऐसा लगता है कि सही है। तो इस किताब के द्वारा जो कुछ आप बताना चाहते थे लोगों को, कहाँ तक पहुंचे आप और कितने लोगों तक ये किताब अभी तक पहुंची है? अभी ये जनवरी में पब्लिश हुई है। ओके। तो आपको पता है कि अपने मराठी या अपना जो एक किताबों की जो दुनिया है उसमें धीरे धीरे उसका प्रसार होता है। अभी जैसा पेपर में कुछ उसका ये आया, रिव्यू आएगा, कुछ अभी जैसा सोशल मीडिया पे आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो आना शुरू हो जाएगा। अभी तक मुझे लगता है कि 1-2% लोगों के तक ही पहुंचा जिनके पास अभी शुरुआत है इसकी। हाँ। तो आपका वो सियासी ड्रामे पर ही किताब है पूरी? सियासी ड्रामा भी है
और जर्नलिज्म भी उसके साथ में है। अच्छा। जर्नलिज्म में भी किस तरह का पॉलिटिक्स होता है, जो हम बोलते हैं कि जर्नलिज्म वाले कई बार ऐसे बोलते हैं, तत्व की बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। क्या असल में जर्नलिज्म के जो लोग हैं काम करते हैं वो भी एक दूसरे के बारे में प्यार मोहब्बत करते हैं, या वो अंदर ही अंदर उनका भी पॉलिटिक्स चलता है लेकिन वो बताते कुछ और है? अच्छा। ये सब मैंने उसके अंदर तितर बितर के अंदर उसको ये किया। सर, जर्नलिज्म में जो सिखाया जाता है, आपको भी सिखाया जाता है, आज भी सिखाया जाता है हर कॉलेज में, कि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आम आदमी तक पहुंचे और जैसी है वैसी पहुंचे। लेकिन पिछले दिनों, कई दिनों से सियासत ने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। जो चीज सियासी लीडरान को सही लगती है वही पहुंचाते हैं और बाकी चीजें रुक जाती हैं। तो इस तरह से हम कौन सा समाज बनाने जा रहे हैं? हम हमारे समाज को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके नतीजे आप किस तरह देखते हैं? इसके अभी तो नतीजा आना शुरू है। आप जो बोल रहे हैं ये अभी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये पूरा डिसमेंटर हो जाएगा पूरे। जैसे अब मैं अपना नॉवेल का ही फिर से बोलूंगा, तितर बितर होने वाला है, ऐसा साफ दिख रहा है। अच्छा। हर सेक्शन में ये चल रहा है। अच्छा। जर्नलिज्म में भी चल रहा है, ड्रामा इंडस्ट्री में भी चल रहा है, अब मैं उनसे भी जुड़ा हूं, फिल्म इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, सब तरफ यही चल रहा है कि भाई हमारे जो मॉरल्स थे, हमारे जो इथिक्स थे, हमारा जो भारतीय समाज था जिसकी एक ताकत हुआ करती थी, वो धीरे 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 सब बिखरना शुरू हुआ। लेकिन अब ये शुरुआत है। अगर हम सारे लोग कोशिश करें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन उसके बिखरने की ताकत ज्यादा है, उसकी संभावना ज्यादा है। सर, अब हमारे पास, आपको भी याद होगा कि मराठवाड़ा हुआ करता था, अजंता हुआ करता था, और वहां पे लोग जो काम करते थे, वहां से जो लोग निकले, और बाबा भी हुआ करते थे लोग हमारे। तो इस तरह के लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई थी, उनके दिल में एक दर्द था, एक ख्वाहिश थी कि भाई आम आदमी के लिए कुछ करने की, और वो जिंदगी भर वो करते रहे। और वो वहां से जो, वो स्कूल से जो लोग निकले हैं, वो आज कितने बेचैन लग रहे हैं आपको? बहुत बेचैन है। डेडिकेशन जो था, जो जुनून था, जो पैशन था, जैसा आपको पता होगा तहसीन खान साहब जी 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 मुझे एक बार सुबेदारी गेस्ट हाउस में मिले, बहुत साल पहले की बात है। तो वो मुझे कुछ न्यूज के उदाहरण बता रहे थे। अरे यार, बोले यार ये न्यूज इस तरह से नहीं आनी चाहिए, मतलब वो प्रवाह से दूर हट गए थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान था। तो इतना डेडिकेशन था। आजकल कौन किसको क्या बोलता है। और एक बात बोलता हूं कि अगर किसी को बोल भी दिया, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं या ये है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा। अब तहसीन खान साहब ने मेरे को मेरे न्यूज के बारे में बताया, तो मुझे लगा अच्छा होगा, अपने को ये अपनी गलती समझ में आ गई। ये नए मालूम नहीं ये क्यों नहीं सुनना चाहते। अच्छा। सर, कमर्शलाइजेशन हो गया है हर चीज में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आ गए। पहले छोटे छोटे लोग होते थे, अपनी विचारधारा लेकर चलते थे, और चाहे वो हमेशा उनको पैसे की किल्लत हुआ करती थी। कभी पेपर नहीं होता था, पेपर निकालने के लिए, अखबार निकालने के लिए, वहां से वो निकल कर यहाँ पर आए थे, और नई नई आजादी मिली थी, वो जज्बा था। अब इतने दिनों के बाद अभी हमको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। ये भांडवलशाही जो है, जब से भांडवलशाही ने मीडिया हाउसेस बनाए हैं बड़े बड़े, उससे कितना नुकसान हुआ है आम आदमी के लिए, या इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में, या फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ है? नहीं, जर्नलिस्ट की दुनिया तो सुधर गई है। मतलब उनकी खुद के कुछ जो ये है कमर्शियली वो थोड़ा सेट, मतलब एक जमाना था कि साइकिल पे घूमते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी, तनख्वाह काम करते थे। अभी तनख्वाह मिल रही है, घर चल रही है, ये बात सही है। लेकिन इसका जो मूल ये है कि हमको लोगों को अच्छी बात बतानी है, सही बात बतानी, इंफॉर्मेशन देनी है। ये कहीं तो भी बात पीछे, मतलब भांडवलशाही में ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ढक दो, जो सही बात बतानी है उसको छोड़ के दूसरी बात बता, हो वही रहा है। तो बेचैनी होती है बहुत बेचैनी। सियासत की अगर हम बात करेंगे, हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे, तो पिछले दिनों जिस तरह एक चलती हुई हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, और चचा भतीजे, और जिसने जिंदगी भर जिसको पाला पोसा बड़ा किया, वो लोगों ने अपने अन्नदाता को, अपने पालक को छोड़कर एक नई दुनिया बनाई, नई गवर्नमेंट खड़ी कर दी। इस तरह की सियासत से आने वाले वक्त में हमारे महाराष्ट्र के लिए कितना नुकसान होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, सदानंद मोरे नाम के एक बहुत बड़े संत साहित्य के, महाराष्ट्र के इतिहास के अभ्यासक है।
उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा है, तो उन्होंने कहा कि जो पोस्ट पेशवाई का जो पीरियड था वो फिर से महाराष्ट्र में आ गया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आप 1801 से 1820 तक का कालखंड पढ़ेंगे तो वो उस वक्त जो चल रहा था वही अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। तब भी ऐसे थे, बड़े बड़े घराने टूटे थे, इधर से उधर चले गए थे, उधर से इधर चले गए थे, और उसका फायदा पूरा अंग्रेजों ने ले लिया। अब उन्होंने ये बात तो नहीं कही कि अंग्रेजों ने फायदा ले लिया, लेकिन उन्होंने वो इंडिकेट किया है। तो मैंने भी ऑफिस में काफी डिस्कस किया, फिर मैंने आके घर में आके फिर से चिंतन किया उसके ऊपर कि क्या सही ऐसा है। तो हाँ, उस तरह से बातें हो रही है कि पोस्ट पेशवाई का जो कहा है 1801 से 1820 का वही पीरियड चल रहा है, वही सियासी घमासान, वही सियासी घमासान। देखना है अंग्रेज हावी होते या और कौन हावी होता है, वो देखने वाली। तो अंग्रेज है ही नहीं, अपने में से कोई अंग्रेज बन जाएंगे और कोई ये करेंगे। सर, हम विश्व गुरु बनने का हम बार बार बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बनने वाली है। आज भी 80% लोगों को हम 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये सफर कितना लंबा लगता है आपको विश्व गुरु बनने का? नहीं, बहुत बहुत लंबा है। आपको पता भी होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि जब अमेरिका जब विश्व गुरु बन गया, सुपर पावर बन गया, तो उन्होंने 200 साल तक बहुत मेहनत की। वो किसी झमेले में नहीं पड़े। उन्होंने पूरा मतलब उनका देश बनाने में, डैम बनाने में, इलेक्ट्रिक का ये बनाने में, इसमें उन्होंने बहुत सारे साल खर्च किए, तब जाके उनका देश बना। चाइना का भी आपने देख लिया, लगभग 50 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके बना। उसको बहुत टाइम लगने वाला है। अगर बनना भी है, ये हुकूमत रहे, आगे की हुकूमत रहे, कोई भी रहे, बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सर, हमारी जो जातीय व्यवस्था है वहां पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस पिछले हम 14 के बाद से ज्यादा हम देख रहे हैं। नफरत, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग जातों को बांटना। अब खालिस्तान का भी एक हमारा नया शुरू हो गया है। हमारे रिलेशन भी जो है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थोड़ा डिस्टर्ब भी लग रहे हैं। इस व्यवस्था में जो सियासी जमात है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में हुकूमत है, उसका जो काम है करने का, वो ना करते हुए बाकी सब तमाम काम कर रही ऐसा नजर आ रहा है। मणिपुर को अगर हम उदाहरण ले, या फिर और बहुत सारे हैं। और जो मीडिया के जो लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो अपने चैनल को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, अच्छी जबान बोलते हैं, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको भी आजकल डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनके पीछे भी लोग लगा दिए जा रहे हैं, ईडी, पुलिस, ये वो। तो ये किस तरह का माहौल बनता जा रहा है? ये मैं आपको जैसा बताया कि वो डिसइंटीग्रेशन, डिसमेंटल की तरफ ही जा रहा है। वो सब अब आगे आगे देखेंगे, हम भी है, आप भी है, देखेंगे कि ये और तेज होते जाएगा। अच्छा, और तेज होते जाएगा, और उसके टूल्स क्या रहेंगे अपने को पता नहीं अभी, लेकिन वो आने वाले हैं। ये तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एक टूल तो रहेगा उसमें। वो तो है सबसे ज्यादा। हाँ, वो तो सबसे खतरनाक वही है। अब ये जो जातीय गणना कहा गया है, इसमें हिंदुओं में भी अब बहुत सारे ये होने वाले हैं आगे चल के। हाँ, वही बोल रहा हूँ, जाति व्यवस्था जो पहले हिंदू मुस्लिम, अब ये हिंदू के अंदर और हिंदू का चलता है। ये तो होने वाला है। तो सर, लीडर की विजन की कमी की नजर आती है आपको इसमें? जो हमारा मेन आदमी है, जो हमको लीड कर रहा है, उसकी विजन में कमी है, या उनके जो सपोर्टर है, आजू बाजू के जो लोग हैं, वो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहे हैं? दोनों भी बातों से मैं सहमत भी हूं और असहमत भी हूं। ये तो वक्त का ये है कि वो मोदी या फिर प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी वाले आ गए, आगे चल के अभी कांग्रेस को भी संधि है। मतलब मैं जो आकलन करता हूं कि विदाउट मोदी बीजेपी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मोदी को हटा देंगे आप तो बीजेपी में कुछ भी नहीं। अब ये तो कोई अमर पट्टा लेके नहीं आए, कभी ना कभी तो उनको जाना है। तो उसके बाद में तो कोई देश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी। यही खेल खेलते रहेंगे। अच्छा, मतलब अपना बिगाड़ना भी उनके हाथ में है। और रीजनल पार्टी का फ्यूचर क्या है फिर? नहीं, रीजनल पार्टी की उतनी ये नहीं ना सर। अपना देश इतना बहुत बड़ा है कि अब देखिए ना, महाराष्ट्र का कोई शिवसैनिक है, वो मणिपुर में जाके क्या करेगा, या शिमला में जाके क्या करेगा? इस बात ये उसका दायरा बहुत बड़ा है ना। अपनी पार्टी है, रीजनल पार्टी है तो रीजनल तक की है। अब एनसीपी है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ये तो वास्तव है। कुछ एरिया है उसका, पश्चिम महाराष्ट्र उसका गढ़ है। कांग्रेस का पूरा इसमें है,
हाँ, बीजेपी का नेशनल पार्टी है वो। तो दो ही पार्टियां हैं इंडिया में ये फिलहाल। इंडिया जो बना अभी हम्म। अलायंस जो कर रहे हैं, तो उसका फ्यूचर कैसा लगता है आपको? उसको जैसे मैंने आज एक रहमत खान साहब जो है एक्स मिनिस्टर है कांग्रेस के, वो अहमदाबाद गए थे, उनका आज ही देखा मैंने इंटरव्यू। तो वो भी कह रहे थे कि इसका प्रयोग कितना सफल होगा असफल होगा ये मुझे नहीं पता, अच्छा। लेकिन प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर आप नए दोस्त बनाएंगे नहीं तो कौन आएगा आपके साथ। बीजेपी ने एक जमाने में यही किया, 96 का अगर पीरियड देखे तो उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ में भी काम किया है। क्या हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद से बेटी के साथ काम किया। जी। तो ये पॉलिटिक्स में ये चलते रहने वाला है। अपने को जर्नलिज्म में या अपने आम लोगों को जो आश्चर्य लगता है वो पॉलिटिशियन का धंधा है उनका भाई। उनकी दुकान है, उनका सब व्यवसाय है। तो अपन जैसा कि अगर अपना कोई बिजनेस है तो चलाने के लिए अपन कुछ थोड़ा इधर उधर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बताया गया है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी फॉर द पीपल, आम लोगों के लिए रहेंगे, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, हेल्थ है, एजुकेशन है और अच्छे जीने का उनको सुविधाएं उपलब्ध करके देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर बता दिया गया है। दे तो रहे हैं, लेकिन अभी भी 80% लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, और वो 80% लोग, और वो भी कैसा अनाज दे रहे हैं, गेहूं और जो भी मिलता है उनको आप देखेंगे तो आप तो आपको पता ही है। तो ये कहां तक, यानी हम 70 साल के बाद भी हम वहीं पे खड़े, वहीं खड़े, क्योंकि हम लोग धर्म के और इससे आगे निकले ही नहीं ना। जी जी जी। उसी चक्कर में अभी और घूम रहे, वहीं घूम रहे, तो उसका हाशर तो यही होने वाला। सर अभी इतना सब कुछ हो गया, होता है तो सर नफरत होती है, हिंदू मुस्लिम होता है, दंगे होते हैं, 10-20 उधर के मरते हैं, 10-20 उधर के मरते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए शांत हो जाता है। लेकिन जब भी इलेक्शन आता है फिर से उस बात को उठाया जाता है। तो ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं सर, समझ रहे हैं। मतलब जैसा 25 साल पहले औरंगाबाद का माहौल था वैसा तो अभी 100% उतना नहीं रहा। अब हमारे जैसे, हमारा जो ये है जर्नलिज्म का जो तबका है, हम लोग हैं आपकी उम्र के, हम तो थोड़े मैच्योर हो गए। हम तो बता सकते लोग, हम जैसे जैसे लोगों को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, वैसे वैसे लोग भी समझ जाएंगे। अपना काम है ये, जो अपने इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं या बुद्धिवादी बोलते हैं, हम अगर लोगों को समझा के बोलेंगे कि भाई धर्म के इसमें कुछ ये मतलब नहीं है, आपने जो पहले बताया कि रोटी अनाज और ये, इसके ऊपर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, उनको जवाब पूछा जाए, तब ये बदल धीरे धीरे हो सकता है इसका। सर फिर हम अगर पत्रकारिता पे बात करेंगे कि एक शेर बहुत अच्छा मुझे याद आया कि भाई हादे से दिल पे लिख लिया करो दोस्तों, हादे से दिल पे लिख लिया करो दोस्तों, अखबार की सुर्खियों पर भरोसा नहीं रहा। इतने हादसे हो रहे हैं सर, मॉब लिंचिंग लीजिए, या गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता है उनको लेकर के नफरत के भाषण, और उनको उनके साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग है जो कर रहे हैं, ये है। और इस तरह का वातावरण है कि चलती ट्रेन में अगर किसी को गोलियां मार दी जाती है, मॉब लिंचिंग के नाम पर आदमी को जिंदा जला दिया जाता है। दिल्ली के अंदर परसों का किस्सा है कि एक बच्चा, वो भी विकलांग, कुछ ज्यादा नहीं, तो उसने एक केला उठाकर खा लिया तो उसे बांध कर मार दिया गया। इस तरह की नफरत का जवाब कैसा दिया जाए, कौन देगा उसका जवाब? इसका जवाब तो कॉमन आदमी को देना पड़ेगा, और कॉमन आदमी का नेतृत्व इंटेलेक्चुअल्स, जैसा मैं बोला, बुद्धिवादी लोगों को करना पड़ेगा। बुद्धिवादी लोगों को तो अर्बन नक्सल बोला जा रहा है, उनको अलग अलग नाम दे दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लड़ाई चलने वाली है। अच्छा, ये इधर से चलेंगे, वो उधर से चलेंगे, लेकिन लेकिन जीत तो सच्चाई की और अच्छाई की होने वाली। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं ना, वो तो बदलने वाला है। मतलब ये सब धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो हावी हो जाएंगे वो तो अच्छे लोग ही होने वाले हैं। लेकिन हमको लड़ाई छोड़ना नहीं पड़ेगी, फिर वो रास्ते पे चलना पड़ेगा कि नहीं। आपने से बोला कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, तो अगर ऐसा अपन रास्ते से भटक गए तो उनको वही चाहिए। हाँ, उनको तो वही चाहिए, अपने को तो डट के रहना पड़ेगा ना उसके लिए। ये लड़ाई में बड़े बड़े हाउसेस जो आजादी के अंदर जैसे जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने बहुत मदद की थी इस तरह के विचारधारा को आगे बढ़ाने में। आप जैसे लोग जो इस तरह का विचार रखते हैं कि भाई ये बदलाव होने वाला है, कमजोर है, और उनको जिस तरह का सपोर्ट पैसे वाले लोगों से या फिर बड़े मीडिया हाउसेस से मिलना चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, उनको जो कुछ सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है।
तो ये सफर और कठिन नजर आ रहा है कि चलने के लिए। तो इस कठिन सफर में सर बहुत देर तक चलना पाएंगे, चल पाएंगे लोग, या नहीं। फिर उसी धारा में चले जाएंगे जहां उनको सुकून मिल रहा है? इस तरह हमारा गोदिया मीडिया है, उनको सब कुछ दे रहे हैं सर, उनके पास लाखों करोड़ रुपया है, उन्हें जो बताया गया वो बोल रहे हैं और आराम से जिंदगी जी। नहीं, चलना तो पड़ेगा। देखिए, अगर ये आसान लड़ाई होती तो अब तक तो हम जीत गए होते। ये लड़ाई आसान नहीं है, ये मुश्किल है लड़ाई। और इसके लिए जो जैसा मराठी में बोलते हैं ना कि मजबूत खांद्या वाले लोग पाहिजे, वैसे लोग होना चाहिए ना। अच्छा, तो ये है ना, तो ये कमजोर लोगों की लड़ाई है ही नहीं। अभी और लड़ाई होने वाली है बहुत बड़ी। अच्छा, और कुछ देखा जाएगा। चलिए सर, आपने वक्त दिया, थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने की, बहुत अच्छा लगा। अब जाते जाते आने वाले जो आपसे जो छोटे जो लोग हैं, आपसे नीचे जो बच्चे जो है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप हमारे माध्यम से, कि किस तरह की जिम्मेदारी होती है पत्रकार के ऊपर, और वो पढ़ लिख कर आते हैं और बड़े उत्साह के साथ पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो कितने हाथ पांव बांध दिए जाते हैं? नहीं, मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि ऑनेस्ट रहो और जिम्मेदार बनो। जी। दोनों बातों की कमियां दिख रही हैं। ऑनेस्ट रहो कि हमने जो ऑनेस्टी से हम काम करने आए उस पर डटे रहो, और जिम्मेदार बनो कि हमको ये समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कई जर्नलिस्ट ऐसे है कि हमको क्या करना है, हमको क्या लेना देना है, जान बचा के चलते हैं। हाँ, इस तरह से ये फील्ड नहीं है जर्नलिज्म का। ये चैलेंज की फील्ड है, चैलेंज की फील्ड है, ये लड़ने की फील्ड है। ये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर लास्ट, अभी अभिषार शर्मा और उनका जो ग्रुप था, वो न्यूज क्लिक का जो लोग थे, लैपटॉप वगैरह ये वो लेकर पुलिस में चले गई, तो क्या चाहती है पुलिस, क्या चाहती है हुकूमत, क्या चाहती है? नहीं, वो तो हुकूमत तो चाहती है हमारे आवाज में आवाज मिला दो आप बस। हम जिसको, वो गाना है ना, जिसे चांद को हम चांद कहेंगे, तुम जो को वो ये बात हम कहेंगे, वो तो हुकूमत चाहती है। वो अगर वो पहले कर देते तो उनके ऊपर ये नौबत नहीं आती। यानी हुकूमत के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन चंद लोगों की आज भी हुकूमत भी कीमत नहीं लगा सकती, इसका ये प्रूफ सही है। सही। सर, अपने वक्त दिया हमें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग, आपके विचार आम लोगों तक पहुंचे। और मैं जर्नलिज्म में आने वाले नए बच्चों को, या जो आना चाहते हैं, उनको कहूंगा कि आप जरूर इस किताब को एक बार पढ़ें, चित्रपिता। ये आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में बहुत काम देगी आपको, आपके विचारों को बढ़ावा देंगी। और इसी तरह जो मैं हमेशा जो कहता हूं कि नफरत से दुनिया में हमेशा नफरत का जवाब नफरत ही देते रहे, तो दुनिया में खून बहता रहेगा। दुनिया में एक दूसरे से नफरत करने का नतीजा एक दूसरे को खत्म करना है। जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए दी गई है। और ऐसा जियो ताकि आप जिंदा हो तो आपके साथ आपके आजू बाजू के 10 लोग जिंदगी भरपूर जी सके, और उनकी जिंदगी जीने में आसानियां पैदा कीजिए, ताकि मरने के बाद, अब चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, जो भी मान लो, मरने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपने दुनिया में जाकर क्या किया, तो आप गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि भगवान, तेरे इंसानों के लिए भी हमने ये काम किया था। यकीनन भगवान खुश होगा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।